हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं भाई कंसेप्ट लेक्चर 4 है ये, वेटेड एवरेज एलिगेशन मिक्सर उसका। तो वेटेड एवरेज का कंसेप्ट आप कर चुके हो इससे पहले, एलिगेशन का कंसेप्ट हम कर चुके हैं और मिक्सर का कंसेप्ट भी हम कर चुके हैं। तो इसके अंदर उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पहले हम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस कर रहे थे और एक आधी जगह सिर्फ इजी क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, तो ऐसे ऐसे 2 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, इन कंसेप्ट्स को फाइनल टच देने के लिए जो हमने अब तक सीखे हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो अपना पेन और नोटबुक आप लेकर बैठो, बिकॉज कंसेप्ट आप सारे सीख चुके हो। हालांकि कुछ नई चीज़ें भी आप इसके अंदर सीखोगे ऑफ कोर्स। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चंस को सारों को कर सकते हो और मैं आपको कई ऐसे क्वेश्चन जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, जो एक्चुअल में कैलकुलेटिव हैं, उनको कैसे इजी बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उनको इजी बनाने के भी तरीके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले आप करना स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ फिर मेरे से भी सीखते रहेंगे। ठीक है, करके बताओ इस क्वेश्चन को। A trader marks his goods at 40% above the cost price. He sells 70% of the goods at the market price and the rest he sells by allowing 40% discount on the market price. His profit percentage is। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई एक बंदे ने 3 चीज़ें बेची, उनके ऊपर 10% प्रॉफिट हुआ, 4 चीज़ें बेची, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हुआ, तो आप बता दोगे ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 20 80, डिवाइडेड बाई 3 + 4 7। इस तरीके से इक्वेशन है करने की। ठीक है, हालांकि यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ ये डायरेक्टली नहीं बताया गया। ठीक है, एक बार तो डायरेक्टली बता दिया, फिर बाद में उसने डिस्काउंट भी दी। ठीक है, देखते हैं। ए ट्रेडर मार्क्स इज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मार्क कर दिया। 70% ऑफ द गुड्स ही सेल्स 70% ऑफ द गुड्स एट दिस मार्केट प्राइस। तो 70% गुड्स ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ गुड्स। 70% गुड्स उसने कितने पर बेच दिए? उसने मार्केट प्राइस पर ही बेच दिए, और मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 40% अबव था, तो उसको 40% फ़ायदा हुआ 70% गुड्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ़ायदा और नुकसान, यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ गुड्स। ठीक है, ही सेल्स एंड दी रेस्ट, बाकी के गुड्स। तो 100 में से 70 यहाँ पर हो गए, तो बाकी के 30% यहाँ पर हो जाएंगे। तो बाकी के जो 30% गुड्स हैं वो उसने बेच दिए बाई अलोइंग 40% डिस्काउंट ऑफ द मार्केट प्राइस। तो भाई टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल लॉस कितना हुआ, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मैंने पहले आपको बताया है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो डिपेंड करता है कि मार्कअप कितना है और उसके बाद डिस्काउंट कितना है। आपने चीज़ का रेट कितना ऊपर कर दिया और उसके बाद कितना नीचे कर दिया, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हमें बताएगा कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है और कितना हुआ है। ठीक है, इन दोनों का। तो ये बात तो आप पहले से जानते हो कि किसी भी कोई भी वैल्यू है उसको मैं पहले 40% बढ़ा दूं, जो भी कॉस्ट प्राइस था उसको पहले 40% बढ़ाया गया, ये क्या बन गया? ये मार्केट प्राइस बन गया। और उसको नई वैल्यू को 40% डिक्रीज किया गया, ये क्या बन जाएगा? ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का जो रास्ता है उसमें 40% बढ़ाया, 40% घटाया। तो किसी भी वैल्यू को सेम परसेंट बढ़ाना और सेम परसेंट घटाना, और इन चीज़ों को चाहे आगे पीछे कर लें फ़र्क नहीं पड़ता, पहले 40% घटा लो फिर 40% बढ़ा लो। तो किसी भी चीज़ को A% इंक्रीज करना और A% डिक्रीज करना, ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल हमेशा डिक्रीमेंट ही होएगा, ओवरऑल लॉस ही होएगा। ओवरऑल चीज़ जो है वो A² 100% कम ही हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर मार्कअप कितना है? 40%। उसके बाद डिस्काउंट कितना है? 40%। इसका मतलब ओवरऑल 16% का लॉस ही होएगा। ये डायरेक्टली देखते ही हम बता सकते हैं। क्लियर है? जस्ट इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया है। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर भाई यहाँ पर 40% डिस्काउंट ही देगा, कल को वो 30% भी दे सकता है, तो आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बार इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ गुड्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर मैं 0 को काट सकता हूँ। आप बोलोगे जी हाँ, हमें सिर्फ रेशियो चाहिए, और वैसे भी रेशियो ही दिया है 70 और 30%। कौन सी एक्चुअल वैल्यूज़ है? तो 7 × 40 280,
ये लॉस है तो नेगेटिव 3 इंटू 16 48 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 7 + 3 10, तो ये हो जाएगा जी 232 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 23.2%। तो द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। अब यहीं पर मैं आपको ये बताऊंगा, पहले मैं जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें फ्रैक्शन को यूज़ करना आसान होता है। जैसे कि उसने आपको ये बताया कि ही सेल्स 70% ऑफ द गुड्स, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि 7/10, 70% का क्या मतलब है, 7/10, 10 में से 7, कि 7/10 गुड्स को उसने बेच दिया 40% प्रॉफिट पर। बाकी के बचे कितने, बाकी के बच गए 3/10 ये गुड्स, इनको उसने बेच दिया 16% लॉस पर, लॉस पर बेच दिया तो मैं नेगेटिव लिख सकता हूँ। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, डायरेक्टली आप ऐसे लिख पाएंगे। जब आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो आपको फ्रैक्शन का सम नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ये 1 बनाता है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा। देखो, मान लो इस 40% डिस्काउंट की जगह वो आपको दे देता 30% का डिस्काउंट, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। चीज़ का प्राइस पहले 40% बढ़ाया, फिर 30% घटाया। अब क्या कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, कि पहले 40% बढ़ाया फिर 30% घटाया, प्लस माइनस माइनस ही होएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 40 में 30 गए 10, 10 में 12 गए, ओवरऑल 2% का लॉस होएगा। ठीक देख रहा हूँ क्या मैं, 40 में प्लस का 10 होएगा, माइनस का 12 होएगा। ठीक है, 30% का डिस्काउंट 40% बढ़ा के, तो ओवरऑल 2% का लॉस होएगा। तो यहाँ पर हम वो 2% कर लेते हैं, या फिर हमें अलग से ये ना करना पड़े। कभी कभी वो ये भी कर देगा कि 30% की बजाय आपको ऐसे दे देगा 33.33%, फिर क्या करोगे, इतने का डिस्काउंट दे दिया, फिर ये A+B वाला मेथड फेल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में क्या काम आता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला मेथड, फ्रैक्शन को यूज़ करना काफ़ी यूज़फुल होता है ऐसी चीज़ों को। यहाँ पर फ्रैक्शन को यूज़ करना सीखते हैं, बिकॉज वो आगे काम में आएगा। ठीक, तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ गुड्स और एक है प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ गुड्स को भी मैंने फ्रैक्शन में यूज़ करना बता दिया, ताकि नीचे किसी भी चीज़ से डिवाइड ना करना पड़े। और प्रॉफिट को भी आप फ्रैक्शन में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पता है कि 7/10 गुड्स को उसने बेचा 40% प्रॉफिट पर, तो 40% का फ्रैक्शन में मतलब क्या होता है, 2/5। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखूंगा प्रॉफिट को, देखो ये तो मैंने इसलिए लिखा कि मुझे 1 से डिवाइड ना करना पड़े, और ये प्रॉफिट अगर मैं परसेंटेज में लिखूंगा तो आंसर परसेंटेज में आएगा, फ्रैक्शन में लिखूंगा तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो मैं फ्रैक्शन आपको जस्ट यूज़ करना बता रहा हूँ, तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा आपकी बात। ठीक है, तो 7/10 गुड्स के ऊपर उसको प्रॉफिट हुआ 2/5, फिर आगे 3/10 गुड्स के ऊपर, मान लो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि 33.33% का डिस्काउंट दिया, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उसने पहले 40% मार्कअप किया था, 40% मार्कअप यानी कि 140/100 यानी कि 7/5, फिर उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 33.33, 1/3 कम करना यानी कि 2/3, तो 7 दूनी 14/15। तो यहाँ पर 15 की चीज़ को 14 में बेचा जा रहा है। ओवरऑल इम्पैक्ट ये हुआ ना, चीज़ 14/15 गुना होगी, 15 की चीज़ को 14 में बेचा जा रहा है, एक का नुकसान 15 पर, तो -1/15। हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो। ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया पहले करके, 40% का मार्कअप, 40% का डिस्काउंट, ओवरऑल 16% का नुकसान, और नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो 7/10 इंटू 40 -3/10 इंटू 16, आंसर आ जाए। ठीक, अब ये क्वेश्चन करके देखो जरा। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, एक बार मेरे बताने से पहले सोल्व करके देखो। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% above the cost price. She sells 35% of the goods at marked price, okay, and 40% at 15% discount, and the remaining at 20% discount. ठीक, what is her overall percentage gain? तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशन करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। राधा ने अपने गुड्स को 25% अबव कॉस्ट प्राइस मार्क कर दिया, और उसने 35% गुड्स को
सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स एट द मार्केट प्राइस पर ही बेच दिया, और मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ऊपर है, तो यानी कि 25% का फायदा। 35% गुड्स पर 25% का फायदा, ये नंबर ऑफ गुड्स है कि इतने गुड्स पर इतना फायदा, ये प्रॉफिट या लॉस है, वो नंबर ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट करती है ये संख्या। ठीक है, 40% और 40% गुड्स उसने बेच दिए 15% डिस्काउंट पर। तो 15% डिस्काउंट यानी कि पहले उसने 25% मार्कअप कर रखा था, अब 15% डिस्काउंट दे दिया। तो आपको इन दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, 25% किसी वैल्यू को बढ़ाना और 15% कम करना। टोटल यहाँ तक कितने गुड्स बिक चुके हैं, यहाँ तक गुड्स बिक चुके हैं 75%। तो बाकी के 25% गुड्स को उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट पर बेचा। तो यहाँ पर नेट कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, हमें देखना पड़ेगा कि किसी चीज़ की वैल्यू को 25% बढ़ाएं एंड उसके बाद 20% घटाएं, तो नेट क्या इम्पैक्ट आता है, वैल्यू फ़ायदे में रहती है नुकसान में रहती है, ये कंडीशन है। तो सर इसको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे डायरेक्टली, वो अब मैं आपको बताऊँगा एक स्टेप में। साइड में कुछ छोटी मोटी चीज़ें लिख कर देखो, यहीं से पढ़ेंगे। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, सी सेल्स 35% ऑफ द गुड्स। तो 35% को मैं फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लूँगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको यहाँ पर ऐसे 5 से काट लो, 5 7 35, 5 8 40, 5 5 25, और 7 इंटू दिस, 8 इंटू दिस, 5 इंटू दिस, जो भी इनका इम्पैक्ट आए डिवाइडेड बाई 7 + 8 + 5। या फिर उसने 35% गुड्स, तो 35% कितना होता है फ्रैक्शन में बताओ, 35% का क्या मतलब है, 100 में से 35 परसेंटेज है ना। तो 35/100, 35/100 करोगे तो 5 से काटोगे तो 7/20 गुड्स को उसने कितने फायदे पर बेचा है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, उसने मार्कअप किया है फिर डिस्काउंट दिया है, तो दो दो चीज़ों को ऐसे हैंडल करना पड़ रहा है। इसीलिए अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, मेरा उत्तर फ्रैक्शन में आएगा। लेकिन फ्रैक्शन में उत्तर आएगा और परसेंटेज में चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, क्या दिक्कत है। देखो तो 7/20 चीज़ों को कितने फायदे या नुकसान पर बेचा, ये बोल रहे हैं 25% फायदे पर। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी कि नहीं होगी। 5/4 मत लिख देना, मैं सिर्फ फायदा या नुकसान, यहाँ पर आप 25% लिखते हो इसके गुणा में, या 125 लिखते हो, 25 लिखते हो, हाँ 5/4 कर देते कई बच्चे यहाँ पर, क्यों 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिखते हैं। तो 7/20 चीज़ों को 1/4 प्रॉफिट पर बेच दिया। आगे मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ, 40% चीज़ों को, यानी कि 40% का मतलब क्या है, 2/5 चीज़ों को कितने प्रॉफिट या नुकसान पर बेच दिया, 15% डिस्काउंट। अब मैं ये देखूंगा 25% के मार्कअप और 15% के डिस्काउंट का क्या फ़र्क है फ्रैक्शन में। 25% का मार्कअप यानी कि चीज़ का 5/4 गुना हो जाना, और 15% का डिस्काउंट यानी कि 85/100 हो जाना, यानी कि 17/20, 17/16, यानी कि एक का फ़ायदा 16 पर, 16 की चीज़ को 17 में बेच रहा है, तो ये प्रॉफिट ही होएगा 1/16 का। और बाकी की चीज़ कितनी होगी यहीं से देख लो, 35% बेच दी, 40% बेच दी, 75% तो बेच दी, बाकी की 25% बच गई, यानी कि 1/4 चीज़ों को उसने क्या किया, 20% डिस्काउंट। तो 25% मार्कअप यानी कि 5/4, 20% डिस्काउंट यानी कि 4/5, यानी कि कुल मिलाकर चीज़ों को 1 गुना पर ही बेच दिया, यानी कि जितने का लिया था उतने में ही बेच दिया, 1/1। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर अब क्या लिखोगे बताओ, 1 लिखेंगे या क्या लिखेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ वैसे, प्रॉफिट और लॉस लिख रहा हूँ ना, 25% फ़ायदा हुआ, इतने % फ़ायदा हुआ, तो जितने में चीज़ को लिया उतने में बेच दिया, तो फ़ायदा कितना होगा 0, लॉस कितना होगा 0, तो 0 लिखेंगे ना कि 1। इसको सॉल्व कर लो, दैट्स इट, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो भाई साहब खत्म हो ही जाएगी। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करो। नीचे क्या आ रहा है, 80, 20 के 80, 16 पंजे 80। ठीक है, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 और 2 9, 9/80 ये अपना आंसर होगा। बट ऐसा ऑप्शन में क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये फ्रैक्शन में है, हमने प्रॉफिट या लॉस को फ्रैक्शन में लिखा है, ये फ्रैक्शन में आया है। 100 से गुणा कर दो भाई, परसेंटेज में आ जाएगा। तो 20 पंजे एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने कुछ भी यानी कि खुद से रकम सेट करी है, एग्जाम के क्वेश्चन को ही उड़ाकर दिखाएंगे। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है। ऐसा और क्वेश्चन करोगे, दिल कर रहा है क्वेश्चन को ऐसे उड़ाने का, चलो फिर बताओ।
A marks his goods 25% above the cost price. C sells 25% of the goods at the marked price, 60% at 25% discount, and the remaining at 10% discount. What is her overall gain और loss percent? तो बहुत ही easy question हो गया. लास्ट क्वेश्चन जैसा ही एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन. देखो उसने 25% ऊपर मार्क कर दिया. सी सेल्स 25% ऑफ द गुड्स. तो 25 का क्या मतलब है? 1/4 गुड्स. कितने फायदे या नुकसान में बेचे? एट द मार्केट प्राइस, जो उसने मार्क किया था उसी पर. मार्क तो 25% ऊपर कर रखा है, तो 25% फायदे पर बेचे. मैं यहाँ पर परसेंटेज में नहीं लिखना चाह रहा, मैं फ्रैक्शन में लिखना चाह रहा हूँ. परसेंटेज में लिखूंगा वो कटेगा नहीं, गंदा सोल्व करना पड़ेगा. मैं फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ. और फ्रैक्शन में लिखने का एक और क्या फ़ायदा है? मार्कअप किया, डिस्काउंट किया, इसको हम इजीली सोल्व कर पाते हैं ना फ्रैक्शन में. तो 1/4 गुड्स 1/4 प्रॉफिट पर 60%, तो 60% यानी कि 3/5 गुड्स 60/100. उसने 25% डिस्काउंट दिया, तो 25% पहले उसने क्या किया? मार्कअप. इनका इम्पैक्ट देख लेते हैं साइड में लिख के. और फिर 25% डिस्काउंट यानी कि 3/4. तो ये हो गया जी 15/16. यानी कि 16 की चीज़ को 15 में बेच रहा, एक का नुकसान 16 पर, तो नुकसान को माइनस से रिप्रेजेंट कर दिया. बाकी के कितने बचे? 25% बेच दिए, 60% बेच दिए, हो गए टोटल 85%. बाकी के बच गए 15%. 15% का क्या मतलब है? यानी कि 3/20. 15/100 3/20. 3/20 गुड्स को उसने 10% डिस्काउंट पर बेचा. तो जल्दी से देखते हैं. 25% मार्कअप, 10% डिस्काउंट, यानी कि 9/8, यानी कि एक का फायदा 8 पर, तो ये भी प्रॉफिट है 1/8 का. दैट्स इट. इसको सोल्व कर लो. एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है. तो भाई 160 है, किसी से कट नहीं रहा है ना. और ये 16 है, 16 पंजे 80 है, आ जाएगा 160. 16 है ना, हाँ 160 एलसीएम आ जाएगा. 4 चौके 16, 16 दही 160 माइनस 16 पंजे 80, 80 का डबल होता है तो 3 का डबल 6, 20 8 160, तो ये आ जाएगा 3. 10 और 3 13 में से 6 गए, 7/160. बिकॉज हमें परसेंटेज में उत्तर चाहिए तो इंटू 100. 20 पंजे 20 8, 7 पंजे 35/8, 8 चौके 32, तो 4 3/8. 3/8 क्या होता है? 37.5, यानी कि 4.375. गेन हुआ है ना? हाँ गेन हुआ है. ये पॉजिटिव में है तो गेन हुआ है, नेगेटिव में है तो लॉस हुआ है. सिंपल है. क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेटेड एवरेज में बहुत मुश्किल कर देते हैं स्टूडेंट्स को. पता है सबको ऐसे नहीं सिखाया जाता, ये चीज़ें यूज़ करना ऐसे. ठीक है. तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है अगर हम इसको राइट वे से ना करें तो. इसे दूसरे मेथड से करके देखो. तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं प्रैक्टिस. तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कब परसेंटेज यूज़ करना है, कब फ्रैक्शन यूज़ करना है. धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा. प्रैक्टिस चाहिए इन चीज़ों की. ये बताओ. A fruit merchant bought some bananas. 1/5 of them got rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the banana with him. देखो 1/5 उसने क्या किया? सड़ गए, उसने फेंक दिए. ठीक. उसके पास कुछ बच गए. उसका 2/5 उसने क्या किया? 15% प्रॉफिट पर बेच दिया. एंड द रिमेनिंग बनानास एट 10% प्रॉफिट. यहाँ पर एक मेरे को बात बताओ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको 25% मार्कअप किया था, 25% डिस्काउंट दिया था. ये दो चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही थी कि नहीं करनी पड़ रही थी? किसी चीज़ को 25% बढ़ाऊँ फिर 25% घटाऊँ, किसी चीज़ को 25% बढ़ाऊँ फिर 10% घटाऊँ, 25% बढ़ाऊँ 33% घटाऊँ. तो जब दो चीज़ों को हैंडल करना पड़ रहा है तो बेस्ट क्या है? तो बेस्ट है यहाँ पर फ्रैक्शन यूज़ करना. 1/16 1/8. ये दो चीज़ों को मर्ज फ्रैक्शन से ईजिली किया जा सकता है. अब यहाँ पर आपका दिल करे तो फ्रैक्शन यूज़ कर लो, ना करे तो मत करो. मुझे में आई बात? फ्रैक्शन कब यूज़ करनी है? जब दो परसेंटेज चेंजेस को कंबाइन करना है तो फ्रैक्शन काफ़ी इजी हो जाता है. A+B वाले फॉर्मूले से भी इजी हो जाता है, अदरवाइज उससे भी आप कर सकते हो. अब A+B वाला फॉर्मूला जब यहाँ पर हम लगाते 1/8 तो 12.5 आता, तो वो 3/20 इंटू 12.5 फिर भी गंदी होगी. तो यहाँ पर फ्रैक्शन ईजी रहेगी. यहाँ पर कुछ भी कर लो, आप फ्रैक्शन लिख लो या फिर डायरेक्टली परसेंटेज लिख लो. यहाँ पर मैं डायरेक्टली परसेंटेज लिख लूँगा. क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया. मार्कअप और डिस्काउंट दोनों चीज़ें हैंडल नहीं करनी पड़ रही. ठीक है. तो फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनानास. अब यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हो. देखो दोनों तरीके बताऊँगा. 1/5 ऑफ देम, उसमें से 1/5 सड़ गए, तो ठीक है भाई. तो जो 1/5 सड़ गए
उनके ऊपर उसको कितना फ़ायदा है नुकसान हुआ बताओ। अब यहाँ पर कई बच्चों को लगेगा कि उसमें 0% नुकसान हो गया। नहीं, आप केले लेकर आए, आपके केले सड़ गए, आपने सारे फेंक दिए, तो आपका कितना रुपया बर्बाद हो गया? सारा का सारा रुपया बर्बाद हो गया, 100% लॉस हो गया, आपको एक भी रुपया नहीं मिला। तो जो केले सड़ गए और जो फेंक दिए उसके ऊपर 100% का लॉस होएगा, ठीक है। तो 1/5 के ऊपर उसको 100% का लॉस हो गया। अब बोलोगे बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानाज विद हिम, जो उसके पास बनानाज बचे थे, तो टोटल के ये 1/5 थे, तो उसके पास बचे कितने थे? 4/5 बचे थे। 1/5 सड़ गए, फेंक दिए, तो जो 4/5 बचे हैं उसका 2/5, जो उसके पास हैं उसका 2/5 बोल रहा है, टोटल का 2/5 नहीं, उसका 2/5 उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। अब मैं डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूँ, परसेंटेज में ही लिख रहा हूँ, परसेंटेज में उत्तर आ जाएगा, मुझे फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, अदरवाइज लिख सकते हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो समझ में आ गया ना रीजन, ठीक है। एंड द रिमेनिंग बनानाज, तो देखो जो उसके पास बच गए थे 4/5, उसका 2/5 उसने इतने फायदे पर बेचा, तो जो उसके पास बच गए थे 4/5, उसका 2/5 तो बेच दिया, उसका 3/5 बच गया होगा। जो उसके पास बच गए थे उसका 2/5 तो इतने फायदे पर बेच दिया, तो बच कितना गया? उसका 3/5, तो उसका 3/5 उसने कितने पर बेच दिया? 10% प्रॉफिट पर, तो इंटू 10, दैट्स इट। इसको सोल्व कर लो, उत्तर परसेंटेज में आएगा भाई, ठीक है। तो कर दे 5, ये 15, 5 दूनी 10, ये तो कटेगा नहीं, नीचे 5 रख लेता हूँ, है ना, 5 5 5 है, ठीक है। ये है माइनस का 100 और ये है प्लस का 4 दूनी 8 थी, 24 है, 4 थी 12 दूनी 24, 24 48 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 52/5, यानी कि 10.4 माइनस 10.4, यानी कि लॉस है 10.4 का, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर फ्रैक्शन यूज़ नहीं करना चाहें, मेरा काम आपको सब कुछ सिखाना, तब आप तैयार हो जाओगे, आप तगड़े वॉरियर बन जाओगे। ये ऐसे फ्रैक्शन आप यूज़ ना करना चाहें कि 4/5 का 2/5, 4/5 का 3/5, तो आप क्या कर सकते हो? आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि पहले उसको 1/5 करना पड़ा था, यानी कि वैल्यू जो भी मैं एज्यूम करूँ वो 5 से डिवाइड हो, उसको फिर से 2/5 करना पड़ा, फिर से 5 से डिवाइड हो 25, और उसके बाद क्या करना पड़ा? फिर तो रिमेनिंग हो गए, तो टोटल वैल्यू मैंने मान ली 25, ये 25 यूनिट बनाना लेकर आया, ठीक है। उसमें से 1/5, तो इसका 1/5 क्या भाई साहब? इसका 1/5 है 5, 5 बनाना पर उसको 100% का लॉस हो गया। तो आप डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो 5 × 100, है ना, क्या ही जाता है, डायरेक्टली ऐसे क्यों सजा कर लिखें, ठीक है। अब उसके पास बच कितने गए? उसके पास बच गए 20, इसमें से 5 गए, अब बचे हुए का 2/5, तो इसका 2/5 क्या होएगा भाई? 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 8 बनाना को उसने 15% फायदे पर बेच दिया, 15% फायदे पर बेच दिया। 8 और 5 13 बनाना हो गए, तो बचे कितने? 12 बच गए, 25 में 13 गए, और जो 12 बनाना है उसने उसको 10% फायदे पर बेच दिया, डिवाइडेड भाई टोटल कितने बनाना मानने थे? 25 मानने थे, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाएगी जो हमने सोल्व की थी। अगर मैं 5 से काट दूँ, 5 5 25, 5 3 15, 5 दूनी देखो 8 3 24, 12 दूनी 24, -100 प्लस 48 माइनस का 52/5, एग्जैक्टली वही आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको चीज़ें सिर्फ रटवा नहीं रहा हूँ कि ये लो बेस्ट मेथड ऐसे कर दो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आप मेरे साथ सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पर क्या करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, देखो लेक्चर के अंदर, लेकिन मैं आपका टाइम बचाऊंगा। आप यही चीज़ जब आप खुद सीखोगे, मैं तो अपना एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा हूँ, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ जब आप खुद सीखोगे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं कम टाइम में सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर्स ऐसे भी लग रहे हैं ना कि थोड़े से लंबे हैं, थोड़ा सा सिलेबस लंबा है, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जिसके बाद आपको 5 सेकंड की भी कहीं से कोई वीडियो नहीं देखनी, कहीं से 5 क्वेश्चन तक नहीं देखने, इसी मटेरियल को रिपीट करते रहो, मॉक टेस्ट देकर अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, रिलेवेंट मॉक टेस्ट देकर, और पेपर के अंदर रैंक लेकर आओ। मैथ की वजह से रैंक नहीं रुकेगी, मैथ में आपकी रैंक होगी, बाकी सब्जेक्ट आप जानो। गीता buys a plot of land for ₹96,000. She sells 2/5 of it at a loss of 6%, ठीक है। इतने का खरीद लेती है, 2/5 को इतने लॉस पर बेच देती है। She wants to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land.
द गेन परसेंट ऑफ द रिमेनिंग लैंड इज। तो इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों तरीके बताऊंगा। यहाँ पर हुआ क्या, पहले चीज़ को समझ लेते हैं। उसने खरीद ली लैंड, सी सेल्स 2/5, तो 5 में से 2 हिस्से उसने 6% के लॉस पर बेच दिए। तो 2 हिस्से उसने बेचे हैं 6% के लॉस पर, और ये बोल रही हैं जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, 5 में से 2 बेच दिए तो बचा हुआ हिस्सा है 3, इसको कितने परसेंट लॉस पर बेचे, लॉस या प्रॉफिट पर बेचे, ताकि ओवरऑल 5 के 5 हिस्सों पर उसको क्या हो, 10% का प्रॉफिट हो। तो इसमें वो करता क्या है, उसमें वो टोटल पूछने के बजाय कई बार यहीं पर एक पार्ट का पूछ लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको एक्स मान लिया करो। अगली स्टेप में आंसर आने वाला है, और ये काम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 हिस्सों पर उसको 6% का लॉस हुआ, यानी कि ये, और 3 हिस्सों पर उसने पूछा है, तो मैंने मान लिया X% का प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ, 3 हिस्सों पर उसको X% का प्रॉफिट या लॉस हुआ, दैट शुड बी इक्वल टू 5 हिस्सों पर 10% का फायदा 50, है ना। 2 हिस्सों पर जो हुआ, 3 हिस्सों पर जो हुआ, ओवरऑल जो हुआ उसके बराबर वो होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको सोल्व कर लो। 6 दूनी 12, 12 अगर उधर जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा 62, 3x इज इक्वल टू 62, x इज इक्वल टू 62/3, दैट्स इट, खत्म कहानी। 20/3 बहुत ही सिंपल है। तो ये कैसा क्वेश्चन है कि भाई बीच में किसी एक हिस्से का मिसिंग वो आपको दे देगा। सर इसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखने लग गया, वो तो बाद में पता चलता है क्वेश्चन के एंड में मिसिंग है कि नहीं, वैसे तो आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो कि 2/5 हिस्से पर उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, 6% लॉस, आप ऐसे लिख रहे थे। फिर आगे आपको पता चला कि 3/5 हिस्से पर तो पूछा है, तो आप मान लो X% प्रॉफिट या लॉस, 3/5 पर X% प्रॉफिट या लॉस, और ओवरऑल फिर क्या हुआ, ओवरऑल उत्तर आया 10%। 2/5 पर इतने परसेंट, 3/5 पर इतने परसेंट, ओवरऑल उत्तर आया 10%। तो सोल्व कर लो, क्या ही दिक्कत है। ये जो नीचे से 5 है, ये 5 उठकर उधर चला जाएगा, ये इधर 50 बना देगा। जी हाँ, तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन बन गई कि नहीं, जो मैंने यहाँ पर लिखी थी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी है 3x इज इक्वल टू 6 दूनी 12, उधर जाएगा बैसेट, 3x इज इक्वल टू 62, x इज इक्वल टू 62/3, एंड दैट्स इट, ऑप्शन बी, ठीक है। तो तैयार हो ऐसे क्वेश्चंस के लिए? आर यू रेडी गाइड्स? A man purchased 150 pens at the rate of ₹12 per pen, ठीक है। He sold 50 pens at a gain of 10%, ओके। 12 रुपये का एक पेन खरीदा, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? परसेंटेज में ही पूछा, क्या फर्क पड़ता है? उसने 150 पेन खरीदे, 50 पेन के ऊपर उसको गेन हुआ 10% का, ठीक है। द परसेंटेज गेन एट विच ही शुड सेल द रिमेनिंग पेन, 100 पेन को मान लो वो X% पर बेच रहा है, तो 150 पेन पर उसको जो फायदा हुआ वो 15% का हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, मन ही मन में कर दोगे तो आप 1 2 3, पहले तो काट लो, एक्चुअल नंबर मैटर नहीं करता। 1 × 10 10, 3 × 15 45, तो अब 10 के अंदर क्या जोड़ोगे, 45 आई, आपको पता चल गया 35%। तो 2 × x की वैल्यू क्या है, 35%, तो x की वैल्यू क्या होगी 35/2, यानी कि 17.5, ऑप्शन बी, ठीक है, सिंपल है। तो मिसिंग वाले कैसे करने हैं समझ में आ गया। A man buys goods for ₹8,000. He sells 30% of these goods at a profit of 12%, 40% of the remaining goods at a profit of 25%. At what profit percent he should sell the remaining goods missing so that to gain 30%? तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। He sells 30% of the goods at 12% प्रॉफिट, तो आप यहीं पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना, हम क्यों डिले करें चीज़ों को। 30% ऑफ द गुड्स को उसने 12% प्रॉफिट पर बेचा, 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग का 40%, तो 30% वो बेच चुका है, रिमेनिंग कितना है 70%, 70 का 40%, 7 चौके 28, 28% हो गया। 28% गुड्स को उसने बेच दिया 25% के प्रॉफिट पर। अब 70 का, अब 30 और 28 कितने हो गए, 58 हो गए, तो 42 बच जाएगा। 42% गुड्स को उसने बेच दी, कितने पर बेचना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि भैया X% पर बेचना चाहिए, तो 42 × X, ठीक है, इस इक्वल टू, ताकि ओवरऑल जो 100% गुड्स हैं उनमें उसको 30% फायदा हो जाए, तो 100 × 30 यानी कि 3000, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो। अगर कुछ कट रहा है तो हर एक जगह से उसको काट दो, तो भाई 2 तो कट रहा है,
3 और 2 6 कट रहा है ना, हर एक जगह से काट दें, यहाँ से नहीं कट रहा तो छोड़ो, ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 3 36 360, और ये हो जाएगा यहाँ से एक 4 इधर भेज दो, इधर 4 गया, 100 बन गया, इधर रह गया 7, 700 और 360 1060। इसमें से मैं 1060 अगर घटा दूँ, 3000 में से 1000 गए 2000, 2000 में से 60 गए 1940, तो 42x इजिकल टू 1940, तो x की वैल्यू होगी 1940/42, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 5 तो 2 से काट दूँ, इस दोनों में 18, 2 7 14, 21 के 84, 13 बचेगा, 21 के 126, 11/21 46 समथिंग, 46.2, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, या फिर इसको हम अगर फ्रैक्शन से करते, अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे चल जाते, ही सेल्स 30% ऑफ द गुड्स, यानी कि सर 3/10 गुड्स जो हैं वो उसने 12% प्रॉफिट पर बेच दिए, 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो 3/10 उसने बेच दिए, तो रिमेनिंग कितने हैं 7/10, 7/10 का 40% यानी कि 7/10 का 2/5 उसने बेचा है 25% प्रॉफिट पर। ठीक है जी, और 7/10 का 2/5 उसने बेच दिया, तो 7/10 का 3/5 बच गया है ना, ये उसने बेचा है, वो कितने पर बेचे ताकि ओवरऑल उसको क्या हो 30% प्रॉफिट, ये लो सॉल्व कर लो। ऐसा करने से ओवरऑल प्रॉफिट ही आता है, वो उसने दे रखा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अभी कर देते हैं। यहाँ पर अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो मुझे यहाँ पर ये रखना है, बाकी इस सारे को उधर भेजना है, 5 5 25 से कट तो रहा है। यहाँ पर नीचे 10 आ रहा है, 12 3 36/10, ये हो गया 5 दूनी 10 70/10, तो 36 और 70 106/10, 106/10 को मैं उधर भेज रहा हूँ। 106/10 क्या होता है, वो होता है 10.6, 30 माइनस 10.6 इज इक्वल टू, इसके बराबर होएगा 10/10 इंटू 3/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा 19.4, 19.4 यानी कि ये। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, खत्म कहानी। 5 से उसको मल्टीप्लाई करो, 21 से डिवाइड करो, एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी जो हमने निकाली। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा, इससे इजी होएगा उससे इजी होएगा, आपको हमेशा पता नहीं चलेगा, एक आधी बार ना भी पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यूज इस तरीके से होती हैं कि एग्जैक्टली आपको पढ़ के ना पता चले। एक आधी बार ऐसे मेथड में फंस जाओ कि 10-12 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, करके आगे बढ़ो। ठीक है, सोचने में वक्त नहीं गवाना। A dealer bought some toys for rupees 1800. He sold 40% of these at a loss of 15%. 33 1/3 of the remaining toys at 20% profit. At what percent profit should he sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%? तो बहुत ही सिंपल, पुराने मेथड सीखना। तो यहाँ पर अज्यूम करके भी मैं आपको करवाऊँ या फिर वैसे ही करवा देता हूँ। देखो, अज्यूम करके भी कर सकते हैं कि टोटल टॉयज की संख्या 40% किसी चीज़ का निकालना यानी कि 2/5, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 1/3 यानी कि 3 से डिविजिबल, 5 3 15 से डिविजिबल, तो 15 मान लो, और फिर उसके बाद करते रहो। 15 मान के कर लेते हैं, तो 15 टॉयज़ हैं, 15 का 2/5 क्या हो जाएगा 6 टॉयज़ के ऊपर उसको 15% का लॉस हुआ, तो 6 × 15 माइनस का 90, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, इसमें से 6 टॉयज अगर आप बेच दोगे तो 15 में से 6 गए 9, 9 का 1/3 यानी कि 3 टॉयज के ऊपर उसको 20% का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो 6 और 3 9 टॉयज तो हो गए, अब 6 टॉयज बच गए, बाकी के 6 टॉयज पर उसको X% का फ़ायदा हुआ, और ओवरऑल उसको फ़ायदा क्या हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या करोगे, या फिर ऐसे करो, टोटल 15 टॉयज है ना, ओवरऑल 15 टॉयज के ऊपर उसको फ़ायदा हुआ 10% का, तो दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लो, क्या ही बड़ी बात है। 15 छिके 90, 20 3 60, 90 और 60 माइनस का 30 बचेगा, माइनस का 30 उधर जाएगा, तो 150 माइनस का 30 हो जाएगा प्लस का, 150 प्लस 30 180, 6x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 30, आंसर इज 30। ठीक है, कैसे भी कर लो, कई सारे मेथड, अब हर एक क्वेश्चन को 2 3 3 मेथड से करके नहीं बताऊंगा, यहीं पे बूढ़े हो जाओगे, नहीं तो पेंशन लगने की उम्र आ जाएगी, जॉब लगने की उम्र में। A trader purchased 500 kg of sugar at 40 rupees per kg. He sold 200 kg of it at a profit of 10%, 120 kg at a loss of this. At what
रेट पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग शुगर टू गेन 12% ऑन हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एट क्या पूछा, एट व्हाट रेट पर केजी, अब की बार परसेंटेज नहीं पूछा, कितने रेट पर केजी में बेचूं, तो पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं फिर केजी का भी निकाल। ए ट्रेडर परचेस्ड 500 kg ऑफ शुगर एट ₹40 पर केजी, ही सोल्ड 200 kg, तो 200 kg उसने बेच दी 10% प्रॉफिट पर, 200 kg 10% प्रॉफिट पर। 120 kg एट ए लॉस ऑफ 5%, 5% लॉस पर, ठीक है। एट व्हाट रेट पर केजी वो बाकी को बेचे, पहले हम परसेंटेज में डील करते हैं, हम परसेंटेज में डील कर रहे हैं, तो 200 और 120 कितनी होगी, 320, 500 में से 320 गया 180, तो मैंने मान लिया कि 180 जो शुगर बची हुई है उसको उसने X% फायदे या नुकसान पर बेच दिया। पॉजिटिव आया तो फायदा, नेगेटिव आया तो नुकसान। ओवरऑल कितने केजी शुगर है, 500 केजी, ओवरऑल 500 केजी में उसको कितने परसेंट का फायदा या नुकसान हुआ है, 12%। ऐसे हम इक्वेट कर सकते हैं, पूरे के पूरे 500 केजी पर 12% का फायदा, 200 पर 10 का, 120 पर -5 का, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इधर 6, तो मैं किसी चीज़ से काट सकता हूँ यहाँ पर 12, 12 यहाँ पर 12 नहीं, चलो काटने को तो 10 तो काट ही सकते हैं, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 12 पंजे 60, 600, तो इन दोनों के सम को मैं वहाँ से घटाने वाला हूँ, तो ये हो गया 200 और ये हो गया 12 पंजे 60, 200 में से 60 गया 140, 140 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होएगा, 600 माइनस 140 ये हो जाएगा जी 460, तो 18x इज इक्वल टू 460, तो x इज इक्वल टू 460/18, ये क्या आ गया, ये आ गया परसेंटेज में फ़ायदा इस शुगर पर, जो 180 kg शुगर थी उसके ऊपर X% फ़ायदा या नुकसान हुआ था, पॉजिटिव आया है तो फ़ायदा आ गया, तो इस शुगर को उसने इतने फ़ायदे पर बेचा था। तो मुझे बताना है इस शुगर को उसने कितने रेट में बेचा, तो रेट कितने का पड़ा है, रेट पड़ा है 40 रुपये का, तो 40 रुपये का रेट पड़ा है, उसको इतने % फ़ायदा हुआ, 40 रुपये को इतने % बढ़ाना है, तो परसेंटेज में बढ़ाना कोई आसान बात होगी, नहीं होगी, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, इसके फ़ायदे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो डिवाइडेड बाई 100, 2 से 23 पर, 2 से 9 पर, तो 23/90 का फ़ायदा, 90 पर 23 का फ़ायदा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 90 है तो उसको फ़ायदा हुआ 23 का, तो 90 की चीज़ को कितने में बेच रहा है, 90 की चीज़ को बेच रहा है 90 + 23 113 में, तो 40 की चीज़ को कितने में बेचेगा, 113/90, इसको सोल्व कर लो, वो आपका आंसर 452/9, 9 पंजे 45, 52/9, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर है, समझ में आ गया, एक्चुअल क्वेश्चन है, MTS के अंदर पूछा गया। ये बताओ, अपनी वॉइस को थोड़ा रेस्ट देता हूँ। Amita buys 100 apples at the rate of 12 4 rupees, ये ठीक है क्या, एक क्वेश्चन, या वहाँ पर 13 था, तो 17/13 कटेगा ही नहीं, चलो देखते हैं ठीक है कि नहीं। अमिता बायस 100 एप्पल्स एट द रेट ऑफ 12 4 रुपीज़ दिस मच, ये यहाँ पर मेरे ख्याल 13 था यार, 15 ये कटेगा ही नहीं, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 13 कर लो इसको, पहले 13 से करके देखते हैं। तो अमिता ने 100 एप्पल खरीदे एट द रेट ऑफ, ये रेट बता दिया कि भाई 12 रुपये 12 एप्पल इतने के, 200 एप्पल खरीदे इस रेट के, ये रेट बता दिया, ठीक है। तो आपको रेट बता दिया, 100 एप्पल का ये रेट है, 200 एप्पल का ये रेट है, किसी भी फॉर्म में बताया वो रेट बता दिया, तो 100 एप्पल इतने के पड़े, 200 एप्पल इतने के पड़े, वेटेड एवरेज लगाकर सारे एप्पल कितने के पड़े हम निकाल सकते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 10% ऑफ द एप्पल्स वर स्पॉइल्ड, 10% एप्पल जो हैं वो खराब हो गए थे। सी सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट 24 दिस मच, जो बाकी के 90% एप्पल हैं वो उसने इस % पर बेच दिए, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ, जी हाँ निकाल सकता हूँ मैं यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन से,
ठीक है। और सेलिंग प्राइस भी उसने बता रखा है, ये सेलिंग प्राइस है। और 10% एप्पल ख़राब हो गए तो वो 90% एप्पल को ही बेच पाई, है ना। ठीक है, देख लेंगे, एस पी बाई सी पी कर देंगे। एस पी बाई सी पी करेंगे तो पहले एक बार सी पी निकाल लें। तो 100 एप्पल को उसने खरीदा, किस रेट पर खरीदा? 100 एप्पल को उसने खरीदा 12 एप्पल इतने के, तो एक एप्पल कितने का पड़ेगा? एक एप्पल पड़ेगा 30 डिवाइडेड बाई 12। और 200 एप्पल को उसने खरीदा किस रेट में? उसने खरीदा 117/13। यहाँ पर आप क्या करोगे? वेटेड एवरेज लगाओगे, तो हमें एक्चुअल नंबर की ज़रूरत है ही नहीं। इस रेशियो में खरीदा, एक एप्पल इस रेट का खरीदा, 2 एप्पल इस रेट के खरीदे, तो भी लगाते हैं जी। 12 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, 12 8 96, 4 12 चौके 48, 8.4 मान लें। 1 इंटू 8.4, 8.4। 13 से जाएगा 9 पर, 2 इंटू 9 18 डिवाइडेड बाई 1 + 2 3। 3 से दोनों कट रहे हैं ना, 2.8। मैंने गलती तो नहीं कर दी? 15 ही था क्या ये? 15 से बात बन सकती थी क्या? जहाँ तक मेरे को याद है 13 था, एक बार मैं देख लूँ। तो 13 नहीं, मज़ा नहीं आएगा उसमें। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 8.8। तो 8.8 उसका पड़ा है क्या? कॉस्ट प्राइस सारे एप्पल्स का। और मुझे करना है एस पी बाई सी पी, सिंपल सी बात है। तो सेलिंग प्राइस कितना है भाई साहब? शी सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट 24,204। मैं एक एप्पल का निकाल रहा चाह रहा हूँ, उसका जो रेट है वो बेचने का वो इस तरीके का है कि 20 एप्पल इतने के बेच दिए, तो एक एप्पल कितने का बेच दिया? एक एप्पल बेच दिया 204/20। ये एक एप्पल का सेलिंग प्राइस है। और एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या है? 8.8। तो क्या आप ऐसे ही निकाल दोगे एस पी बाई सी पी? लेकिन एक्चुअल में उन्होंने एप्पल को इतने में बेचा, क्या वो सारे एप्पल्स को बेच पाई? नहीं, 10% एप्पल खराब हो गए, तो वो 90% वैल्यू ही रख पाई। जो एक्चुअल रेट है वो 90% ही है, वो 90% चीज़ें ही बेच पाई, 10% उसने फेंक दी। उस रेट में 90% चीज़ें ही बेच पाई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? इसको 9/10 करूँगा। ठीक है, यहाँ पर कई बच्चों को डाउट हो गया होगा, दूसरे वे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हाँ, ऐसे कर सकते हैं कि मैं ये मान लेता हूँ ऐसे। मैंने ऊपर क्या लिख दिया? मैंने ऊपर लिख दिया सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस। तो कि वो कितने एप्पल बेच पाई? वो एप्पल बेच पाई 90%। तो मैं ये मान लेता हूँ ये सेलिंग प्राइस जो है, इस रेट में वो 9 एप्पल बेच पाई, ये उसका सेलिंग प्राइस है टोटल। ये रेट उसने हर एक एप्पल का लिया और 9 ही एप्पल बेच पाई। लेकिन उसने खरीदे थे 10 एप्पल, इस रेट में 10 एप्पल खरीदे थे, इस रेट में 9 एप्पल बेच दी, है ना। अब एस पी बाई सी पी यहाँ से आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। तो इस पॉइंट से 0 हो गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 11 से कटेगा नहीं, 8 8 8 4 से गया 22, 4 5 20, 4 एकम 4। ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा क्या? ये इतना गंदा मामला है। 9 एकम 9, 9 5 40, 440। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? ये प्रॉफिट हो गया 19 का 440 पर। बातें सेट नहीं बैठ रही। 4 10% नहीं, पर गड़बड़ की है क्या? He sold all the apples at 24, it was 10% of the apples were spoiled। ठीक है, 9/10 मैंने कर दिया। यहाँ पर 8.4 था, 13 निमे 117, 2 निमे 18, 1 और 2 3, तो ये 28 थी, यही होता है 84। तो 2.8 कर दिया, 3 6 18 कर दिया, 6 और था 8.8 कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने 4 से काटा, 4 5 20, 4 एकम 4, तो 4/20 था, 4 से 22 पर गया। ठीक है, 9 एकम 9, 9 5 45। 12 8 96, 4 12 चुके 48, इट्स कूल। 13 निमे 117, 200 एप्पल। ठीक है, रेट पड़ा है 1 इंटू 30, 2 निमे 3 से 18। क्या अगर मैं 15 लूँगा तो जो भी है, आप आइडिया समझ गए ना, करेंगे क्या? यहाँ पर हो सकता है मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो,
वो आप अवॉइड करो जो भी हुआ है। आप आइडिया समझ गए ना हमने करना क्या है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर मैं आंसर की मैं मार्क कर दूंगा। चलो ये क्वेश्चन बताओ। शॉपकीपर बोट 600 पेन्स, ही सोल्ड 480 ऑफ देम फॉर द प्राइस ही पेड फॉर 600 पेन्स। उसने 480 को बेच दिया जो उसने 600 पेन्स के लिए जो प्राइस पे किया था। यानी कि 480 का एसपी इक्वल टू 600 का सीपी। एसपी बाई सीपी क्या हो जाएगा? एसपी बाई सीपी विल बी 600 बाई 480, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। वो एक का फायदा कर रहा है 4 पर, 25% फायदे में बेच दिया। तो उसने 600 पेन खरीदे 480 आउट ऑफ 600, 600 में से 480 उसने बेच दिए 25% फायदे पर, ठीक है। 100 पेन्स एट 10% हाइयर रेट, और 100 पेन 100 आउट ऑफ 600 ये पेन उसने बेच दिया 10% हाइयर रेट पर, ठीक है। यहाँ पर उसको फ़ायदा हो रहा था 25% का, यानी कि वो 5/4 टाइम्स में बेच रहा था। अब उसने 10% हाइयर, यानी कि देखो यहाँ पर उसको फ़ायदा हो रहा था 25% का, तो 5/4 टाइम्स में बेच रहा था। बाकी के 100 पेन उसने हाइयर रेट पर बेच दिए जितने के उसने 480 बेचे। एक्चुअल क्वेश्चन अपने एग्जाम का, तो पहले वाले रेट से भी 10% ऊपर। अब हमें पता चल गया उसने बेचे हैं 11/8 गुणा में, यानी कि 3 का फायदा हुआ 8 पर। तो अब मैं यूज़ करूँगा भाई साहब फ्रैक्शन। बहुत ही गंदा 37.5 आ गया, तो यहाँ पर काट के मुझे फ्रैक्शन ही लिखना पड़ेगा, वही ठीक, उसी में सही सलामत रहेंगे। ठीक, बाकी के कितने हो गए? 480 और 100, 580। बाकी के 20 पेन 20 आउट ऑफ 600 उसने बेच दिए X% प्रॉफिट पर। अच्छा फाइनली ये पूछ रहा है, मेरे को लगा मिसिंग वाला क्वेश्चन है, आगे मैंने पढ़ा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। ये उसने बेच दिया कॉस्ट प्राइस पर, तो कॉस्ट प्राइस पर बेच दिया तो ओवरऑल 0% का फायदा है, नुकसान होगा। बस इसको सोल्व कर लो, नॉट ए बिग डील। ठीक है जी, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं इसको 2 से काट लूँ बस एक बार। 2 चौके 8, 2 से ये जाएगा 50 पर। मैंने क्यों किया? तो 600 इंटू 4, 600 इंटू 4, ये हो जाएगा नीचे 2400। ऊपर वाले को हम ऐड कर पाएंगे, ऊपर 150 है और 480 है, ये हो जाएगा जी 500, 630। ठीक है, ये अपना फ़ायदा आ गया फ्रैक्शन में, मुझे चाहिए है ये परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर दिया, ये अपना आंसर हो जाएगा। 210/8, 8 दूनी 16, 10, 8 छिके 48, 26 2/8, 26.25, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? जितने भी क्वेश्चन मैंने अब तक करवाए हैं आपको, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं, आगे कुछ और भी कवर करेंगे। अब अगला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। A person has many pet cats and dogs. Every day he feeds 3 breads to each cat and 5 to each dog. रोजाना वो 3 ब्रेड देता है अपनी हर एक बिल्ली को, 5 ब्रेड देता है हर एक कुत्ते को। इफ़ द डेली कंजप्शन ऑफ द ब्रेड इज 210 पीसीस, रोज उसके 210 पीस लग जाते हैं ब्रेड के ऐसा करने से, और टोटल नंबर ऑफ एनिमल जो है वो 50 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स, तो नंबर ऑफ कैट्स बताओ। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एक नई चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये वेटेड एवरेज और एलिगेशन में क्यों है, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। देखो जो कैट्स हैं वो पर हेड ऑन एन एवरेज कैट कितनी ब्रेड खा रही है। ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है कि हर एक कैट कितनी खा रही है, अगर इक्वली हम डिवाइड करें तो हर एक कैट 3 खा रही है। तो कैट्स की एवरेज कितनी है ब्रेड खाने की? 3। डॉग की एवरेज कितनी है ब्रेड खाने की? 5। अगर इन दोनों ग्रुप्स को मैं मिला दूं, ओवरऑल सारे कैट और डॉग कितनी ब्रेड खा रहे हैं, पर हेड में पूछ रहा हूँ। तो टोटल ब्रेड कितनी खर्ची जा रही है? आप बोलोगे सर 210 ब्रेड खर्ची जा रही है। टोटल बंदे कितने हैं कैट और डॉग मिलाकर? सर 50 है। तो पर हेड जो ब्रेड खा रहे हैं वो आ रही है 21/5। तो इसके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, मुझे कैट और डॉग का रेशियो मिल जाएगा। नीचे 5 है तो मैं 5 से गुणा कर देता हूँ तीनों वैल्यूज को, ठीक है। 25 और 21 4 का फर्क, 15 और 21 6 का फर्क। तो कैट और डॉग का रेशियो है 2:3, और टोटल 2 और 3 5, 5 रिप्रेजेंट करता है 50 को, क्योंकि 50 एनिमल हैं। तो 20 कैट हैं, 30 डॉग हैं। ने क्या पूछा है? नंबर ऑफ कैट्स, दैट इज 20। नंबर 1 तरीका इसको सॉल्व करने का।
अगला तरीका आप ये कर सकते हो कि टोटल 50 एनिमल है, आप एक और काम कर सकते हो। अगर आप हर एक एनिमल को, आप ये मान लो कि सारी की सारी कैट है, तो टोटल कितनी ब्रेड खर्च हो जाएंगी? हर एक को अगर मैं 3 दे दूं तो 150 ब्रेड खर्च होएंगी। 50 बंदे हैं, हर एक को अगर मैं 3 दे दूं तो 150 ब्रेड खर्च होएंगी कैट वाली है। अगर मैं हर एक को 5 दे दूं तो 250 ब्रेड खर्च होएंगी ना। अगर मैं कैट के हिसाब से एवरेज निकालूं, 50 के 50 एनिमल को कैट मान लूँ तो 150 ब्रेड खर्च होएंगी। अगर हर एक एनिमल को 5 दे दूँ, सारे के सारे एनिमल को डॉग मान लो, तो 250 खर्च होएंगी। लेकिन हो कितनी रही हैं खर्च? हो रही हैं जी 210 खर्च। तो देख लो यहाँ पर 40 का फ़र्क है, 40 का है ना, हाँ जी। यहाँ पर 60 का फ़र्क है, तो 2:3 रेशियो है। उसी तरीके से आ जाएगा। 50 टोटल एनिमल हैं, यानी कि 20 कैट हैं, 30 डॉग है। दूसरा तरीका कि आप क्या करो, यहाँ पर सारी कैट वाली बात मान लो, यहाँ पर सारी डॉग वाली मान लो, और असली में ये है। अब अगला तरीका जो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम सीखना चाह रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्यों रखा, अब वो तरीका मैं आपको बताने वाला। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि हम क्या करें कि हर एक कैट कितनी ब्रेड ले रही है? 3 ब्रेड खा रही है। हर एक डॉग कितनी ब्रेड खा रहा है? 5 ब्रेड खा रहा है। तो मैं ये करूँगा कि अच्छा, कि 3 ब्रेड तो हर एक बंदा खा ही रहा है ना, चाहे कैट हो या डॉग हो, मिनिमम 3 तो सबको मिल रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे कैट और डॉग को बुलाया कि आ जाओ। तो सारे कैट और डॉग आ गए, मैंने सबको 3-3 ब्रेड दे दी। मेरे सामने कितने एनिमल खड़े हैं? 50 एनिमल खड़े हैं। तो अगर मैंने हर एक को 3-3 ब्रेड दे दी, तो टोटल मेरी कितनी ब्रेड खर्च होगी? टोटल मेरी 150 ब्रेड खर्च होगी। टोटल ब्रेड कितनी थी? 210 थी। तो बची कितनी? 60 बच गई सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कैट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी सर हो गई, उनको 3-3 ब्रेड मिल गई, 3 ही चाहिए थी। 3 ब्रेड में उनकी भूख मिट जाती है, उनकी भूख मिट गई। तो मैंने कैट्स को बोला कि भाई तुम जाओ, कुत्तों से मुझे कुछ बात करनी है, तुम जाओ। तो फिर कुत्तों को अब मैं कितनी ब्रेड दूंगा? हर एक कुत्ते को मैं 5 ब्रेड दूंगा, या फिर मैं 3 ब्रेड दे चुका हूँ? 3 तो मैं दे चुका हूँ सबको, तो मैं 2 ही ब्रेड दूंगा। टोटल वो 5 खाते हैं, 3 मैं दे चुका हूँ, बाकी की बची हुई 2 दूंगा, उनकी 2 की भूख बची हुई है। तो मेरे पास 60 ब्रेड बची हैं। तो 60 ब्रेड अगर मैं 2-2 करके दूंगा, तो टोटल कितने कुत्तों को दे सकता हूँ? मैं 30 कुत्तों को दे सकता हूँ, यानी कि कुत्ते 30 हैं। अगर मैं 2-2 करके 60 ब्रेड को बांटूँ तो 30 जानवरों में बटेगी, और वो कुत्ते ही होंगे जिनमें बांटेंगे, तो यानी कि कुत्ते 30 हैं। तो 50 में से 30 कुत्ते हैं, तो 50 माइनस 30, 20 क्या होंगे? 20 कैट्स होंगी। तो हम ऐसे करेंगे। तो इस मेथड से हम कई क्वेश्चन हैं जो सिंपल इंटरेस्ट के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हम करेंगे इस मेथड से। ठीक है, अब इस मेथड का मैं कुछ भी फैंसी नाम दे दूं या ना दे दूं, ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा। तो बिना नाम दिए ऐसे कर लेते हैं, कैट एंड डॉग मेथड मान लो या कुछ भी मान। क्लियर है जी? एक और क्वेश्चन, 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। तो इस क्वेश्चन को भी आप उन सारे मेथड से कर सकते हो जो मैंने कैट एंड डॉग वाले क्वेश्चन के ऊपर लगाए हैं। ठीक है, लेकिन मैं सारे नहीं लगाऊंगा, जो हमने सीखना है वो अब मैं लगाता हुआ चलूंगा। आप सारे लगाओ जो मैंने बताए। ठीक, 380 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज़ एंड गर्ल्स हु आर 85 इन नंबर। 85 गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं। ईच बॉय गेट्स 4 मैंगोज, हर एक बॉय को 4 मैंगोज मिल रहे हैं। एंड ईच गर्ल गेट्स 5 मैंगोज। तो बॉयज़ को मिल रहे हैं 4, गर्ल्स को मिल रहे हैं 5। तो मिनिमम 4 तो सबको मिल ही रहे हैं। मैंने बोला भाई सारे आओ, बॉयज़ और गर्ल्स सारे आ जाओ। मैंने सबको 4-4 मैंगोज दिए। टोटल कितने बंदे आए? टोटल बंदे आए जी 85। तो कितने मैंगो अपने खर्च हो गए? हर एक बंदे को 4-4 हमने दिए। 4 5 20, 340 मैंगो अपने खर्च हो गए। ठीक है, टोटल मैंगो थे 380। तो बच कितने गए मेरे हाथ में 40 मैंगोज बच गए अभी। 85 बंदों में हर एक को 4-4 दिए। तो अब बताओ, बॉयज़ को तो मैं भेज दूंगा, बॉयज़ को 4 ही देने थे। तो बाकी के मैंगोज बचे हैं, क्यों बचे हैं? क्योंकि गर्ल्स को और देने हैं। गर्ल्स को कितने मैंगो देने हैं? 1-1 और देना है। 4-4 वो ले चुकी हैं, टोटल 5 लेती हैं। तो 40 मैंगोज जब मैं 1-1 दूंगा तो कितनी गर्ल्स में बटेंगे? 40 गर्ल्स में बटेंगे, यानी कि गर्ल्स क्या हैं? गर्ल्स 40 हैं। ठीक है, 85 में से 40 गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे जी 45। टोटल 85 है ना टोटल बंदे। 85 माइनस 40, 45। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ बॉयज़, दैट इज 45। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं।
अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कम दे रहा हूँ, मैं मिनिमम वैल्यू दे रहा हूँ। फिर बाद में जो जिसको ज़्यादा वैल्यू चाहिए वो बंदा बच जाता है और उसको मैं बची कुची वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, हम ज़्यादा वैल्यू भी दे सकते हैं। मैं ये भी कर सकता हूँ, बाद में ले लेंगे, अब की बार जो बची कुची वैल्यू है वो हम दे देते हैं, बाद में हम ले लेंगे। मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, जो बॉयज़ जो हैं वो 4 मैंगोज़ लेंगे, जो गर्ल्स जो हैं वो 5 मैंगोज़ लेंगी। ठीक है, मेरे पास मैंगोज़ भरे पड़े हैं ट्रक में। है? तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई सारे इधर आओ। है? मैंने सबको 5-5 मैंगोज़ दिए। तो बताओ टोटल कितने मैंगोज़ खर्च हो जाएंगे। टोटल ये 85 है। 85 इंटू 5, पाँचों पाँचों 25, 5 8 40 और 2 42, 425 मेरे मैंगोज़ खर्च हो गए। फिर मुझे पता है कि गर्ल्स को 5 मैंगो चाहिए थे, मैंने गर्ल्स को भेज दिया कि भाई तुम जाओ। अब बच गए बॉयज़, है ना। तो बॉयज़ को फिर मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा मैंगो चले गए, है ना। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मैं सबको इक्वली ट्रीट करता हूँ, लड़कियाँ कहीं कंप्लेन ना कर दें, अब मैं तुमसे मैंगो छीनूंगा। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल मैंने कितने मैंगो खर्च करने हैं, 380। अब मैं कितने मैंगो छीनूंगा भाई साहब, 425 मैंने बांट दिए। मैंने कितने मैंगो एक्स्ट्रा दे दिए, तब आप पाओगे कि सर आपने 45 एक्स्ट्रा दे दिए। और अब मैं हर एक बंदे को क्या बोलूँगा, हर एक बॉय को कि एक मैंगो एक एक दे दे, तो वो मेरे को टोटल 45 मैंगो देंगे। मैंने 45 एक्स्ट्रा बांट दिए। तो अगर एक बच्चे को मैंने एक एक्स्ट्रा बांटा है तो 45 एक्स्ट्रा मैंने 45 बॉयज़ को बांटा होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए दूसरे वाले से ही कर लेंगे। बट ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ उसी तरीके से ये करो। A man had some hens and cows. If the number of heads ratio number of feet is equal to this and this, heads और feet का रेशियो, कुछ hens हैं कुछ cows हैं, तो आपको इतनी थोड़ी सी बात पता होनी चाहिए कि मुर्गियों के 2 पैर होते हैं। हैं? ये नहीं है कि वो एक कॉमेडी मूवी है रन, कि हमारे यहाँ तो 4 होते हैं। ठीक है, हम 2 पैर मानेंगे मुर्गियों के, और गायों के 4 पैर मानेंगे। और मुर्गियों का एक सिर होता है और गाय का भी एक सिर होता है। ठीक, ओके जी। तो उसके पास कुछ मुर्गियां हैं कुछ गाय हैं, तो मुर्गी के पास भी एक सिर, गाय के पास भी एक सिर, हर एक बंदे के पास एक ही सिर होता है, ऐसे एज्यूम कर लेंगे। तो हेड्स और नंबर ऑफ लेग्स का जो रेशियो है वो 12:35 है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ हैंड्स इफ द नंबर ऑफ हेड्स, तो हेड्स जो है 48 हैं, तो रेशियो से 4 गुना है, तो हेड कितने हैं, एक्चुअल वैल्यूज रेशियो से 4 गुना है, तो हेड कितने हैं, 12 का 4 गुना 48 उसने बता रखा है यहाँ पर। तो 35 का 4 गुना 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, लेग्स कितनी है 140। तो अब आपने पता है क्या करना है, जैसे ही आपको नंबर ऑफ हेड्स पता चल जाते हैं तो आपको पता लग जाता है जानवर कितने हैं। एक जानवर के पास एक सिर है, तो 48 सिर हैं तो 48 जानवर हैं। तो ये चीज़ बताई जाती है जानवर बताने के लिए। अब आप क्या करोगे, अब जैसे हम कुत्ते बिल्लियों में ब्रेड बांट रहे थे, लड़के और लड़कियों में आम बांट रहे थे, अब यहाँ पर हम टांगे बांटेंगे। आप अज्यूम कर लो आप उनकी टांगे बांट रहे हो, अब वो लंगड़े घूम रहे हैं, उनके पास कुछ है नहीं, धरती में पड़े हैं। तो टोटल 48 जानवर है, तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि मुर्गियों को 2 टांगे देनी है, गायों को 4 टांगे देनी है। तो आप ये करोगे कि सारे आओ भाई, 48 बंदे, आपने सबको 2 टांगे दे दी, तो टोटल कितनी टांगे खर्च होगी, टोटल 96 टांगे खर्च होगी। तो मुर्गियां तो भाग जाएंगी, उनको 2 टांगे मिल गई कि मुर्गियां जाओ। तो टोटल टांगे हैं कितनी, 140 हैं, 96 आपने दे दी, तो बच कितनी गई भाई, 44 टांगे बच गई। अब ये 44 टांगे हैं, अब गायों के पास 2-2 ही टांगे हैं, अब आप क्या करोगे, आप 2-2 टांगे और दोगे, तो 44 टांगे हैं, हर एक को 2 दोगे, तो टोटल 22 गायों में बांटी जा सकती है। यानी कि गायें कितनी हैं, 22 हैं। क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ हैंस। अगर गायें 22 हैं तो हैन कितनी होंगी, 48 थे टोटल जानवर, 48 माइनस 22 26, ऑप्शन बी। ठीक है, 48 माइनस 22। करोगे ऐसा एक और, ऐसा एक और नहीं है। अब ये एग्जैक्टली जिनके ऊपर हमने अप्लाई करना है एग्जाम में वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग, टांगों और सिर वाले भी आ सकते हैं, वो काफ़ी इजी हैं, समझ गए होंगे, इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब देखो, the population of a village was 9800 in a year with the increase in the population of males by 8% and that of females। तो यहाँ पर ये टोटल पॉपुलेशन है, ये इसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। मान लो यहाँ पर मेल्स हैं, यहाँ पर फीमेल्स हैं।
ठीक है, मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। इस पूरे को देखें तो क्या है, ये पूरा विलेज बन जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इस घेरे में जितने भी लोग हैं पहले थे, उनकी कुछ पॉपुलेशन थी, उनके अंदर इंक्रीमेंट हो गया 5% का। ये जो भी वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई 5% से, और ये जो भी वैल्यू है ये इंक्रीज हो गई 8% से। तो इस 8% को मैं ऐसे देखूंगा, 5% प्लस 3%। यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है 5% प्लस 3%, 8% से। ठीक है, 5 प्लस 3 क्यों लिख रहा हूँ, इस 5 के कारण। ठीक, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम दिस, तो विलेज की पॉपुलेशन इतनी होगी। तो पहले तो मैंने आपको वो दिखाया था ना, पहले दूसरे मेथड से, या फिर बाद में दिखा दूंगा दूसरे मेथड से, अभी ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले पॉपुलेशन इतनी थी, अब वो पॉपुलेशन इतनी हो गई, तो आप बताओ कितने का इंक्रीमेंट हो गया। तो दिस माइनस दिस, वो 10,000 से 200 कम है, ये 10,000 से 458 ज़्यादा है, 458 और 200 658, टोटल दिस माइनस दिस 658 का इंक्रीमेंट आया है। तो अब देखो, ये जो हिस्सा है गांव का, मान लो ये पूरा गांव है, यहाँ पर लेडीज रहती हैं फीमेल, यहाँ पर मेल रहते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ी, वो 5% बढ़ी, और इस हिस्से में 5% प्लस 3% 8% बढ़ी। तो मैं ये बोलूँगा पूरे गांव की पॉपुलेशन एटलीस्ट 5% तो बढ़ी ही है ना। इस वाले हिस्से की पॉपुलेशन भी 5% बढ़ गई, इसकी 8 बढ़ी है, बट 5 तो बढ़ी ही है। जैसे हम ब्रेड बांटते थे कि 3 ब्रेड हम सबको दे सकते हैं, 3 बिल्लियों को मिल रही है, 5 कुत्तों को बाद में और दे देंगे। तो 5% तो पूरे गांव की पॉपुलेशन बढ़ी है। ठीक है, तो पूरे गांव की पॉपुलेशन पता है कितनी बड़ी है, पूरे गांव की पॉपुलेशन बड़ी है 5% ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, मेल प्लस फीमेल प्लस 3% ऑफ मेल, कि पूरे गांव की पॉपुलेशन 5% बढ़ी है, उसके अलावा मेल की पॉपुलेशन 3% और बढ़ी है। ये जो 658 का इंक्रीमेंट है ये इस चीज के कारण आया है। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरे गांव टोटल इंक्रीमेंट इतना है, उसका मैं 5% निकालूंगा, उसका 5% कितना होगा, 10% 980, 980 का 490, तो 490 ये इंक्रीमेंट है 5% के कारण। इसको मैं घटाऊंगा, 8 15 में से 9 गए 6, 168। ये इंक्रीमेंट क्यों आया है, क्योंकि मेल की 3% अभी काउंट नहीं किए हैं, ये मेल की पॉपुलेशन के 3% के बराबर है। अगर ये 3% के बराबर है तो 1% के बराबर ये, और 100% के बराबर ये, तो आपको मेल की पॉपुलेशन मिल जाएगी। 3 5 15, 3 6 18, 5600, ये मेल की पॉपुलेशन है। अगर मेल की पॉपुलेशन मिल गई तो फीमेल की पॉपुलेशन मिल जाएगी। ये कौन सी पॉपुलेशन मिलेगी, जो पहले थी इस वक्त, क्योंकि जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो जो परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ी है, 5% बढ़ गई, 8% बढ़ गई, वो किस पर बढ़ी होगी, बेस किसको माना होगा, इसको, इसकी 5% बढ़ गई, इसकी 8% बढ़ गई। यहाँ पर जो मेल थे उसके 8% बढ़ गए, पुरानी वाली के, पुरानी वाली आएगी जो पहले पॉपुलेशन थी। तो उसमें से मेल इतने हैं, पूछ क्या रहा है वो, व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स, अच्छा मेल ही पूछ रहा है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, हाँ बिफोर इंक्रीज, आफ्टर इंक्रीज तो आप इसमें 8% बढ़ा दोगे, 500 ही है। अगर वो फीमेल पूछे तो 9800 में से ये घटा देंगे, वो आ जाएगा। अब दूसरे मेथड से जो मैं बोल रहा था, यहाँ पर हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं कि भाई जो मेल की पॉपुलेशन बढ़ी है वो 8% बढ़ी है, जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो 5% बढ़ी है, ओवरऑल जो इंक्रीमेंट आया है वो कितने परसेंट का, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर ओवरऑल कितनी बढ़ी है, आप डायरेक्टली मत लिखना, अलग से करो, ओवरऑल 658 बढ़ी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा परसेंटेज जो है वो आता नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, फ्रैक्शन में आता है कई बार। ठीक है, ओवरऑल 658 का इंक्रीमेंट है, ये कितने परसेंट है उसका, 9800 का, तो 9800 का 1% है 98। अब मैं यहीं पर कैलकुलेट करूंगा, ये कैलकुलेट होएगा भी कि नहीं, 7 से तो ये कट रहा है, 14 7 98, 7 में 63, 7 चौके 28, उसके बाद ये 2 से, 7 से फिर तो नहीं कटेगा, 2 7 2 चौके 2 7 47/7। तो यहाँ पर मैं 47/7 लिखूंगा और सबको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहले मैं इनको 7 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, 7 8 56, 7 5 35, और यहाँ पर 47 लिखता हूँ। तो ये कई बार फ्रैक्शन में आ जाता है, एग्जैक्टली नहीं आता जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, और कई बार बहुत गंदी फ्रैक्शन में आ जाता है, तो इसलिए वो दूसरा वाला मेथड ठीक रहता है। तो मेल और फीमेल का रेशियो आएगा, तो ये हो जाएगा जी 12, और ये हो जाएगा मेरे भाई 13, 9 और 7 16 9। ठीक है, 3 3 9, 3 चौके 12, 4:3 मेल और फीमेल का रेशियो है। मेल पूछे थे 4 आउट ऑफ 7 है, 7 में से 4 मेल 3 फीमेल, 4/7 × 9800, दैट्स इट।
एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ये देखो। द प्रेजेंट पॉपुलेशन of a village male and females is this if the number of males increase by 25%, जो मेल हैं वो 25% बढ़े हैं, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाई 15%। तो मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एटलीस्ट 15% तो सभी बढ़े हैं, फीमेल भी बढ़ी है, मेल भी, मेल अलग से 10% बढ़ रखे हैं, तो पहले 15% के कारण क्या असर पड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है, टोटल क्या असर पड़ा पहले ये देखो। पहले पॉपुलेशन थी इतनी, अब पॉपुलेशन है इतनी, तो पहले टोटल असर देख लेते हैं, दिस माइनस दैट। तो 4, 11 में 4 गए 7, और 11 में से 6 गए 5, 1574 का, दिस माइनस दिस 1574 का असर पड़ा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ कि 15% सबको एक बार बढ़ा देता हूँ, फिर मेल का 10% का इंक्रीमेंट रह जाएगा बस। ठीक है, तो उसका 15%, उसका 10% कितना है, उसका 10% है जी 764। 5% कितना है, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, इन दोनों को मैं वहाँ पर जोड़ लूँगा। 4 और 2 6, 8 और 6 14, 7 और 3 10 और 1 11, तो मैंने सबका 15% निकाल लिया। तो 14 में 6 गए 8, और 6 में 4 गए 2, और ये हो गया 4। तो ये क्या है, ये है मेल का 10%। ठीक, तो मैंने हाँ ठीक है। तो अब सबका 15% मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो अब ये जो बचा है ये क्या होएगा, ये मेल के 10% का इम्पैक्ट बचा होगा, तो मेल का 10% इतना है, तो मेल कितने आ गए, ये आ गए मेल। अगर 10% 4 to 8 है, तो ये नंबर ऑफ मेल्स की संख्या है। नंबर ऑफ फीमेल भी आप निकाल सकते हो। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, मेल और फीमेल की प्रेजेंट पॉपुलेशन का डिफरेंस। तो देखो अब ध्यान से, अब यहाँ पर कई बच्चे ये करेंगे कि मेल को मैं 25% बढ़ाऊंगा, फीमेल को 15% बढ़ाऊंगा, अब जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ चुकी है। क्वेश्चन पढ़ो, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज दिस इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ मेल इंक्रीज हो जाए, अगर नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज हो जाए, तो पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, विल, इंक्रीज हुए नहीं है, अगर हो जाए तो। प्रेजेंट पॉपुलेशन तो वही है, यानी कि जो पुरानी पॉपुलेशन है मेल और फीमेल की, उन्हीं के बीच का अंतर बताना है। तो अगर मेल इतने हैं तो फीमेल कितने होंगे, उसमें से इसको घटाओ। 14 में से 8 गए 6, 5 में 2 गए 3, 7 में 4 गए 3, इन दोनों के बीच का फर्क अभी बता देते हैं, 920। ठीक है, ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% हायर रेट। तो इसमें से 1/4, ठीक है, यानी कि एक हिस्सा उसने इन्वेस्ट कर दिया एट ए सर्टेन रेट x% पर, और बाकी के 3 हिस्से 3/4 उसने इन्वेस्ट कर दिया x + 4%। इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years इज दिस देन व्हाट इज द, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरीके से कर सकता हूँ। ओवरऑल मैं रेट निकाल दूँ, फिर उसके इक्वेट कर दूँ, या फिर वैसे निकाल दूँ। ठीक है, दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ। देखो, एक पार्ट को उसने x% पर इन्वेस्ट कर दिया, 3 पार्ट को उसने x + 4% पर इन्वेस्ट कर दिया, तो मैं ओवरऑल रेट निकालना चाह रहा हूँ। 1 × x x, 3 × x 3x + 3 × 12 डिवाइडेड बाई 1 + 3 4, ओवरऑल रेट आ जाएगी। एक पार्ट को x% पर, 3 पार्ट को इतने पर, तो ओवरऑल रेट आ गई। ओवरऑल इतने % पर उसने इन्वेस्ट किया, और ओवरऑल इतने % उसको इंटरेस्ट मिलेगा। एक पार्ट पर इतना मिल रहा है, 3 पार्ट पर इतना। ठीक है, ओवरऑल उसको मिला कितना, उसके साथ इक्वेट कर रहा हूँ। ये 2 साल की बात है, रेट होती है पर एनम, ये 1 साल में ओवरऑल निकलेगा, तो मैं 1 साल का निकाल लूंगा, टेंशन मत लो। 2 साल में इतने रुपए मिले, 1 साल में मिलेंगे इतने, डिवाइडेड बाई 2, और ये कितने % है उसके, इसका 1% कितना है, इसका 1% है भाई साहब 250, तो इसके 1% से डिवाइड करूंगा तो पता लग जाएगा 1% इसमें कितनी बार आता है, यानी कि ये कितने % है। 1% 10 बार आया तो 10%, समझ गए ना, हम हमेशा 1% यूज़ करें स्टार्टिंग से। ठीक है जी, तो अब इसको यूज़ कर लेते हैं, काट लेते हैं। 25 से कटेगा ये, है ना, 25 से कम 25 16, 25 से के 150, 25 5 125, इस गया, अभी भी दम बचा है इसमें। 2 5 3 15, 5 3 15, 33/4, इधर क्या है 4x/4, x + 3 = 33/4, 4 8 32, 8.25। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5.25। और अब वो पूछ क्या रहे हैं, वो पूछ रहे हैं
व्हाट इज़ द रेट एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड, सेकंड सम जो इन्वेस्ट किया था वो किस रेट पर इन्वेस्ट किया था, तो वो x+4 यानी कि इसमें 4 जोड़ो 9.25, ऑप्शन बी। क्लियर है, सिंपल है। दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो हम अब तक यूज़ कर रहे थे इन क्वेश्चंस में, कि उसने सारे सम को x% पर तो किया ही है ना, इसको यहाँ पर उसको x% ब्याज मिल रहा है, यहाँ पर उसको x+4% ब्याज मिल रहा है, तो x% तो सारे पर मिल ही रहा है। अब बोलोगे जी हाँ सर, ठीक है, तो जो उसको नेट ब्याज मिल रहा है वो क्या है कि सारे पर x% तो मिल ही रहा है, 3/4 जो सम है उसके ऊपर 4% और मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगा, सारे सम पर उसको x% ब्याज तो मिल ही रहा है ना, तो सारा सम कितना है, ये 25,000, तो 25,000 का x%, 25,000 का 1% क्या है 250, तो x% क्या होगा 250 इंटू एक्स। और बाकी सम कितना है, बाकी सर एक तो उसको ये ब्याज मिल रहा है, एक उसको 25,000 के 3/4, ये हो गया 25,000 का 3/4 के ऊपर 4% मिल रहा है, 4% यानी कि 4/100 ये ब्याज मिल रहा है एक साल में। ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए 4125 डिवाइडेड बाई 2, है ना, करते हैं इसको 100, 4/400। अगर मैं 2 से यहाँ गुणा कर दूँ सबको तो ये हो जाएगा 500x, 2 से इसको गुणा कर दूँ तो 250 इंटू 2 500, 1500, अगर ये 1500 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा इसमें से, इसमें समझ पा रहे हो, इस 2 से गुणा कर दिया 500, इस 2 से इधर गुणा किया 250 इंटू 2 500 होती है 1500, 1500 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होएगा इसमें से, तो भी घटा देते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू काटना ही पड़ेगा अभी 25 है ना, 25 से कम 25, हाँ जी 125, फिर 5 से 5 चौके 5 21, तो x इज इक्वल टू 21/4 यानी कि 5.25, और इन्होंने पूछे x+4 की वैल्यू 9.25, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, ये बताओ a person invested a sum of 6500 at x% per annum at simple interest and a sum of 7500 at x minus 2% per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investment for 3 years this much, then the rate of interest on the first investment is, तो यहाँ पर दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं एक तरीके से आपको बता दूंगा। टोटल इंटरेस्ट इतना है, ओके, तो देखो मुझे सिर्फ इनके रेशियो लेने की ज़रूरत है, अगर मैं 5 से इसको काटूँ तो ये आ जाएगा जी 13, और 5 से इसको काटूँ तो ये आ जाएगा 15, तो 13 हिस्सों के ऊपर हमें x% ब्याज मिला, तो 13 इंटू एक्स, 15 हिस्सों के ऊपर हमें ये ब्याज मिला तो 15x माइनस 30 डिवाइडेड बाई टोटल हमें कितना, डिवाइडेड बाई 13 + 15 28, हमें इतने % ब्याज मिला सालाना, इतने % हमें ब्याज मिल रहा है, और यहाँ पर हमें कितने % ब्याज मिला वो निकालना पड़ेगा, तो 3 साल में इतना ब्याज मिला, मैं 3 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, एक साल में कितना ब्याज मिला, 3 से जाएगा 12 पर, 3 5 15 1250, ठीक है, लेकिन ये कितना परसेंटेज है मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये रुपए में है, तो ओवरऑल कितने रुपए पर ब्याज मिला है, ये है 7500, ये है 6500, अब एक्चुअल वैल्यू लेनी पड़ेगी कि भैया ब्याज कितने % मिल रहा है उसके लिए, तो 7 और 6 13,000 14,000, 14,000 का ये कितना % है, 14,000 का 1% कितना होगा 140, यहाँ पर हमें x मिल जाए, दैट्स इट। 28 से ये कटेगा 5 पर, 5 से ये कटेगा 25, यहाँ पर आ गया 250, ठीक है, 13x और 15x दैट विल बी 28x, 28x इज इक्वल टू 30 उधर जाकर ऐड होएगा 280, x इज इक्वल टू 10, जीरो में तो बोल देना x इज इक्वल टू 0, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो x थी, तो दैट इज 10%, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। A person buys 15 tables and 26 chairs for this much. He sells the table at 12% profit and chairs at 19% profit. ठीक है,
इफ इज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर्स इज दिस रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं वो तरीका बताऊंगा जो हम यूज़ नहीं करेंगे लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल मनी है वो उसने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। एक तो उसके पास 15 टेबल हैं, इसको एक डिब्बा मानो, सिर्फ एक टेबल मत मानना, 15 टेबल हैं। एक टेबल की जो भी कॉस्ट है उसका 15 गुना अमाउंट यहाँ पर है। 26 टेबल हैं, ये दूसरा अमाउंट है। ठीक, तो ये देखो, ये जो पहला अमाउंट है 15 टेबल वाला, इसके ऊपर उसको कितना फ़ायदा हुआ है, इसके ऊपर उसको फ़ायदा हुआ है 12% का। ये जो दूसरा टेबल है, दूसरा अमाउंट है 26 शेयर वाला, इसके ऊपर उसको कितना फ़ायदा हुआ है, 19% का फ़ायदा हुआ है। ओवरऑल अगर मुझे पता चल जाए उसको कितना फ़ायदा हुआ है परसेंटेज में, तो मैं रेशियो निकाल सकता हूँ कि 15 टेबल और 26 शेयर्स की कॉस्ट का क्या रेशियो है। टोटल उसको इतने रुपए लगे हैं, तो यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा मैं इसको उस रेशियो में डिवाइड करके बता दूंगा कि 15 टेबल पर इतने रुपए लगे, 26 शेयर पर इतने। यहाँ पर हमें लिखना है कि ओवरऑल फ़ायदा कितने परसेंट में हुआ, तो कैसे निकालेंगे, तो उसको इतना फ़ायदा हुआ इतने रुपए पर, तो वो देखो कितने परसेंट है, इतना फ़ायदा हुआ इतने पर, इसका 1% क्या है 257। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये उतने अच्छे से सोल्व नहीं होगा। अब अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, हो सकता है एक आधा कट भी जाए इसमें ऊपर नीचे थोड़ा मोटा, अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा तो 257 से इनको गुणा करूँगा, 12 इंटू 257 है। इसको अगर मैं लिखूँगा तो 257 से तीनों को गुणा करूँगा, तो कई बार क्या होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है ये वाला मेथड, इसलिए वो वाला यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो अब देखो, जो ये वाला अमाउंट है 15 टेबल वाला, इस पर 12% प्रॉफिट हुआ। जो ये वाला अमाउंट है 26 शेयर वाला, इसके ऊपर 19% प्रॉफिट हुआ। तो उसने 15 टेबल और 26 शेयर इतने रुपए में खरीदे हैं, इसमें से कुछ रुपया यहाँ पर फंसा है, कुछ रुपया यहाँ पर फंसा है। इस रुपये पर 12% फ़ायदा, इस पर 19% फ़ायदा, तो 12% तो सारे रुपये पर ही हुआ है। ठीक है, 12% लिखो, इसका इसका 1% कितना है 257, तो 12 7 84, टोटल इतना फ़ायदा हो गया। इसको मैंने 12 गुना कर लिया। ठीक है, लेकिन टोटल फ़ायदा कितना हुआ है, टोटल फ़ायदा हुआ है 4358। तो देखो, में से 8 गए 7 2, तो सारे अमाउंट पर 12% का फ़ायदा तो हुआ ही है, वो हमने देख लिया। ये जो एक्स्ट्रा फ़ायदा निकल कर आ रहा है ये क्योंकि इन चेयर्स के ऊपर 7% एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है, 12 और 7 19, तो ये चेयर्स के 7% के बराबर है। तो मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया और मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो चेयर्स के ऊपर जो भी खर्चा हुआ उसका 100% आ जाएगा। तो अभी देख लेते हैं भाई, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 दूनी 14, 18,200। तो 26 चेयर्स के ऊपर, 26 चेयर्स के ऊपर जो खर्चा हुआ है वो है 18,200। तो टेबल कितने हैं, 15 टेबल, 15 टेबल पर कितना खर्चा हुआ होगा, 25,700 में से 18,200 तो चेयर पर खर्च हो गए, बाकी के टेबल पर खर्च हुए तो घटाओ, 700 में से 200 गए 500, 25 में से 18 गए 7, तो 7500। ठीक है, अगर 26 शेयर्स की ये कॉस्ट है तो एक शेयर की क्या कॉस्ट होएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने बतानी है 5 चेयर और 4 टेबल की, तो एक की निकालनी पड़ेगी। तो 26 से जाएगा 7 पर, तो 700। ठीक है, 15 5 75, एक टेबल की 500, तो 5 चेयर की 3500, 700 5 3500, 4 टेबल की 200, सॉरी 2000, तो टोटल कितना होगी 5500। दैट इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन मिस्टेक क्या है, बच्चे यहाँ पर लिख लेते हैं सिर्फ एक टेबल, एक चेयर नहीं भाई साहब, 15 टेबल के ऊपर, 15 टेबल के अंदर रुपया फंसा है, तो इसको एक कंबाइंड वैल्यू मान लो, 26 शेयर एक कंबाइंड वैल्यू मान लो। ठीक, क्लियर। ये बताओ, A ₹1000 box of cookies is offered at 10% discount and a ₹400 bar of chocolate is at 8% discount। ठीक है, इफ़ वी बाय 2 boxes of cookies, देखो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा, जो कुकीज़ का बॉक्स है वो 1000 रुपये का मिलता है, लेकिन उसने कितने बॉक्स खरीदे, उसने 2 बॉक्स खरीदे और कुकीज़ के ऊपर उसको डिस्काउंट मिला 10%, तो क्या उसको 1000 रुपये पर 10% डिस्काउंट मिला है, या फिर 1000 इंटू 2 2000 रुपये पर, 2000 रुपये पर 10% डिस्काउंट मिला, क्योंकि उसने 2 डिब्बे खरीदे हैं। तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपये की उसने कुकीज़ खरीदी हैं जिनके ऊपर उसको मिल रहा है 10% डिस्काउंट यहाँ पर, और फिर
400 रुपये की चॉकलेट की बार है जो कि उसने खरीदी है 3, तो 400 तिये 1200, 1200 रुपये उसने चॉकलेट खरीदे 1200 रुपये की, वहाँ पर उसको 8% डिस्काउंट मिला। तो हमें बताना है व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट। तो 2000 रुपये पर इतने परसेंट, 1200 रुपये पर इतने परसेंट, तो इजीली बता दोगे। 4 से काटो, 4 तिये 12, 4 5 20, 5 × 10 50। सर डिस्काउंट नेगेटिव है तो वो कोई नहीं, वो ओवरऑल डिस्काउंट ही हम निकाल रहे हैं ना। ठीक है, 3 8 24 बटे में 5 + 3 8, 74 बटे 8 9.25। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बताओ। ₹750 टीन ऑफ चीज़, तो चीज़ का टीन है भाई 750 रुपये का है, उस पर 8% डिस्काउंट है। 1250 का टीन है बटर का, उस पर 20% डिस्काउंट है। इफ़ वी बाय 5 टीन्स ऑफ चीज़, तो चीज़ भाई साहब एक टीन 750 का है, टोटल 5 टीन खरीदे, इतने रुपए चीज़ पर लगाए हैं, इसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिल रहा है 8%। और 1250 रुपये का एक टीन मिल रहा है बटर का, 3 टीन खरीदे हैं इंटू 3, इसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। तो अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, इतने रुपए पर 8%, इतने रुपए पर 20%, तो निकालो जरा। 15 25 से 25 तिये 25 पंजे 50 तिये 150, 50 तिये 30 पंजे 150, यहाँ पर आ जाएगा 1:1। तो एक चीज़ पर 8%, एक चीज़ पर 20%, बिकॉज दोनों जगह सेम नंबर है, इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स है। 8 और 20 इनकी जस्ट एवरेज निकाल देंगे, 28 बटे 2 14% ही निकलेगा, ऑप्शन सी। ये बताओ, यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, आपको दो चीज़ों के ये प्रोडक्ट के ऊपर इम्पैक्ट देखना होता है, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, जिस चीज़ के ऊपर हमने कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि 1000 रुपये का बॉक्स है लेकिन 2 बॉक्स खरीद लिए, तो 1000 × 2 2000 के ऊपर डिस्काउंट होएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही, तो यहाँ पर भी आप देखोगे दो चीज़ों के प्रोडक्ट के ऊपर हमें इम्पैक्ट देखना है। जैसे ए मैन सेल्स एप्पल बनाना एंड ऑरेंजेस एट 20 25 एंड 30% प्रॉफिट, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स की कॉस्ट है उसका रेशियो ये है, यानी कि अगर एप्पल 2 रुपये का मिल रहा है तो बनाना 3 रुपये का मिल रहा है, ऑरेंज 5 रुपये का मिल रहा है, लेकिन द फ्रूट्स आर सोल्ड इन दिस रेशियो, लेकिन एप्पल 5 बेचे गए हैं, है 2 रुपये का एप्पल लेकिन बेचे गए हैं 5, तो टोटल 10 रुपये की चीज़ बेची गई ना। 2 रुपये की चीज़ है और वैसी वैसी चीज़ें 5 बेची गई, तो 2 5 10, 10 रुपये की चीज़ बेची गई जिसके ऊपर 20% का फ़ायदा हुआ। तो टोटल जो बंदे का प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे हो रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस पर, जितने का वो माल लेकर आया उसके ऊपर, जितने के वो एप्पल लेकर आया। एप्पल वो जितने के लेकर आया वो किस पर डिपेंड करते हैं कि 1 किलो एप्पल की कॉस्ट क्या है और कितने किलो लेकर आया, यानी कि कॉस्ट क्या है और क्वांटिटी क्या है, इस पर डिपेंड करता है कितना खर्चा किया। तो ये कॉस्ट का रेशियो है, ये क्वांटिटी का रेशियो है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10:12:10। ये बताया जा रहा है कि एप्पल की, बनाना की और ऑरेंज की जो कॉस्ट है उसके पास, जितने भी एप्पल हैं, जितने भी बनाना है, जितने भी ऑरेंज है, ओवरऑल उनकी ये कॉस्ट है, उनकी कॉस्ट का ये रेशियो है। तो मैं 2 से सबको काट रहा हूँ, 5:6:5। इस हिस्से यहाँ पर उसने जो भी कॉस्ट लगाई उसके ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट, यहाँ पर 25% का और यहाँ पर 30% का अभी निकाल देते हैं। ठीक है, 5 × 20 100 प्लस 25 सिक्के 150 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 16, 150 150 300 400 बटे 16 यानी कि 25, ऑप्शन डी। द कॉस्ट ऑफ ए टेबल इज 200% मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए चेयर। ठीक है, एक टेबल की जो कॉस्ट है वो चेयर की कॉस्ट से 200% ज़्यादा है, यानी कि चेयर की कॉस्ट अगर 1 रुपये है तो ये 200 ज़्यादा है, यानी कि 3 रुपये है। ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 20% लेस देन दैट ऑफ ए अलमीरा, एक अलमीरा की कॉस्ट से 20% कम है, यानी कि ये 5 है तो ये 4 है। चेयर की कॉस्ट से इसकी 3 गुना है तो 4 की 3 गुना 12। अब मैं इस रेशियो को यूज़ करूँगा इनकी कॉस्ट के लिए, इनकी कॉस्ट का रेशियो है, इनका जो प्राइस है। ठीक, इफ़ द कॉस्ट ऑफ ईच टेबल एंड चेयर इज डिक्रीज बाई 25%, अगर टेबल और चेयर की कॉस्ट को हम 25% कम कर दें, ये बोला ना टेबल और चेयर,
द कॉस्ट ऑफ अलमीरा इज इंक्रीज बाई 25%, अलमीरा की कॉस्ट को 25% बढ़ा दें, देन द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स 5 चेयर्स एंड 8 अलमीराज इट्स। तो 4 टेबल 5 चेयर और 8 अलमीरा की कॉस्ट में क्या डिक्रीमेंट होएगा? तो ये तो एक टेबल एक चेयर और एक अलमीरा की कॉस्ट कंपेयर करी थी ना हमने। तो 4 टेबल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 12 इंटू 4। 5 चेयर की कॉस्ट 4 इंटू 5, अलमीरा की कॉस्ट 8 इंटू 5। अब इनका रेशियो निकालते हैं जी। 12 चौके 48, 4 5 20, तो 4 से कट रहे हैं सारे, तो 4 4 4 दूनी 8, रेशियो क्या आ रहा है? 12 रेशियो 5 रेशियो 10। ठीक है, अब ये देखो, ये 12 जो है यहाँ पर भी -25 का लॉस। अब वैसे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई, 12 इंटू -25, 5 इंटू -25, मैं कैलकुलेशन को आसान बनवा रहा हूँ आपकी को। 12 -25 जो वो 12 बार आएगा, फिर 5 बार और आएगा -25, और +25 10 बार आएगा। तो +25 10 बार आएगा, ये 10 बार वाला +25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाले 25 जब 10 बार आएगा, यहाँ पर 2 बार बच जाएगा एक्स्ट्रा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 10 बार का +25, 10 बार का -25 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बार का -25 बच जाएगा ना। तो यहाँ पर 2 बार का -25 बचा हुआ है, यहाँ पर 5 बार का -25, तो 7 बार का -25 बच गया। 25 7 175 -175 डिवाइडेड बाई, इनका नंबर से अभी डिवाइड नहीं किया है, 12 और 5 17 और 10 27। ये उत्तर आपका परसेंटेज में। क्या करें अब इसका, कितने पर जाएगा ये? 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, 3 से कट रहा है क्या ऊपर वाला? 25 7 नहीं कट रहा, तो 27 से जाएगा। 27 छिक्के 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, 5 में 2 गए 3, 13 बटे 27। 27 के आधे से थोड़ा सा कम है ना, 27 का आधा 13.5 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 6.5 डिक्रीज है, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव आया है। क्लियर? ये बताओ, अगर आपने ये कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। द मज़ा विल कम यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। A salesman sells two kinds of trousers, cotton and woolen. A pair of cotton trouser is sold at 30% profit. जो कॉटन की ट्राउज़र है उसके ऊपर 30%। पेयर का मतलब ये मत बोल देना कि दो बेची जा रही हैं। ट्राउज़र्स में पेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्राउज़र ये नहीं कि पेंट जो होती हैं, क्योंकि इसमें 2 पैर होते हैं। ये अभी अंग्रेज़ों का दिमाग है कि वो पेयर बोल देते हैं एक ही को। अब एक टांग वाली ट्राउज़र तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, फिर भी वो बोल देते हैं। जो सीजर्स हैं, सीजर कैंची, उसको पेयर ऑफ सीजर्स बोल देते हैं एक ही कैंची को। चश्मे को भी स्पेक्टिकल्स ही बोल देते हैं क्योंकि 2 हैं। जैसी भी इंग्लिश है हमें ऐसे ही फॉलो करनी पड़ेगी। ए पेयर ऑफ कॉटन ट्राउजर यानी कि एक ही पैंट की बात कर रहे हैं। सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। ए पेयर ऑफ वुलन ट्राउजर, जो वुलन ट्राउजर है उसके ऊपर हमें फ़ायदा कितना हो रहा है? इज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। ठीक है। द सेल्समैन हैज़ कैलकुलेटेड दैट इफ़ ही सेल्स 100% मोर वुलन ट्राउजर, कि अगर वो 100% ज़्यादा वुलन ट्राउजर बेचेगा देन कॉटन ट्राउजर, यानी कि कॉटन ट्राउजर अगर एक बेचे तो वुलन ट्राउजर अगर वो 2 बेचे तो देन द कॉटन ट्राउजर, हाँ ठीक है, कॉटन ट्राउजर से 100% ज़्यादा बेचे तो इज ओवरऑल प्रॉफिट विल बी 45%। तो ओवरऑल प्रॉफिट 45% होएगा। यहाँ से हमने एक चीज़ निकालनी है, यहाँ तक इसको देखो आप। अगर वो वुलन ट्राउजर 100% ज़्यादा बेचे तो देखो, कॉटन ट्राउजर की जो कॉस्ट है वो मैं क्या मान लेता हूँ? वो मैं मान लेता हूँ सी। अगर वो एक कॉटन ट्राउजर बेचेगा तो एक कॉटन ट्राउजर की कॉस्ट क्या होगी? 1C। और वुलन ट्राउजर की कॉस्ट मैंने W मान ली, तो 2 वुलन ट्राउजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 2W। तो यहाँ पर जो रुपए फंसे पड़े हैं वो हैं 1C, यानी कि सिर्फ C, और यहाँ पर जो रुपए फंसे पड़े हैं वो है 2W। तो अगर 1C रुपए के ऊपर 30% प्रॉफिट हो, 2W रुपए के ऊपर 50% प्रॉफिट हो, तो ओवरऑल 45% प्रॉफिट होता है, ओवरऑल सब कुछ मिला। तो आपको 1C और 2W का रेशियो मिल जाएगा यहाँ पर एलिगेशन लगा के। 1:3, यानी कि 1C, उसको मैं सिर्फ C लिख रहा हूँ,
बटे में 2W इज इक्वल टू 1/3। अब ये 2 उधर ऊपर जा सकता है, फ्रीडम है भाई, कहीं पर भी जा सकता है, आज़ाद देश है। तो C/W इज इक्वल टू 2/3। तो अगर कॉटन ट्राउजर का रेट 2 रुपये है तो वुलन ट्राउजर का रेट 3 रुपये होगा। यहाँ पे मैंने कॉटन का रेट C माना था, वुलन का रेट W माना था, आपको याद, ठीक है। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, वो यहाँ पर 45 लिख लेंगे, कॉटन पर इतना फ़ायदा, वुलन पर इतना फ़ायदा, इसके नंबर को वो नहीं करेंगे एंटरटेन। भैया टोटल रुपए जो यहाँ पर ये फ़ायदा होता है, ये किस चीज़ का होता है, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस किस पर डिपेंड करता है, किस रेट पर चीज़ लाए और कितनी चीज़ लाए, दोनों को एंटरटेन करना, ठीक है। तो हमें कॉटन और वुलन का वो मिल गया, कॉटन अगर 2 रुपये की आ रही है तो वुलन 3 रुपये की आ रही है, इनका रेट मिल गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम रेट का रेशो बता दे रहे थे अलग अलग तरीके से, डायरेक्टली बता दिया, ऐसे अलग तरीके से बता दिया, यहाँ पर रेट का रेशो आपको निकालना पड़ गया, ठीक है। अब आगे, हाउएवर ही एंड्स अप सेलिंग 50% मोर कॉटन ट्राउजर। लेकिन हुआ क्या, उसने 50% ज़्यादा कॉटन ट्राउजर बेची। तो अब देखो कि भैया जो ये कॉटन ट्राउजर है, ये वुलन ट्राउजर है, 50% ज़्यादा कॉटन ट्राउजर बेची। अगर वुलन ट्राउजर 2 बेची तो कॉटन ट्राउजर बेची 3। तो ये तो है नंबर ऑफ ट्राउजर जो उसने बेची, और रेट, कॉटन ट्राउजर का रेट है 2 रुपये, 3 बेची और हर एक 2 रुपये की है। यहाँ पर 2 बेची और हर एक 3 रुपये की है। तो टोटल इनके ऊपर जो कॉस्ट लगी, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1:1। इसके ऊपर जो कॉस्ट लगी, इसके ऊपर जो कॉस्ट लगी, 1:1। तो अब ये क्या बता रहा है कि देन व्हाट विल बी हिज ओवरऑल प्रॉफिट। तो यहाँ पर कॉटन वाले को कितने % फायदे पर बेच रहा है, 30% फायदे पर, इसको बेच रहा 50% फायदे पर, बिकॉज ये रेशियो सेम निकला है। रेशियो हमने किस चीज़ का निकाला है, नंबर ऑफ ट्राउजर्स इनटू रेट ऑफ ट्राउजर, उसका रेट क्या है, ताकि ओवरऑल कॉस्ट प्राइस निकले। 1 रुपये के ऊपर 30% फायदा, 1 रुपये के ऊपर 50% फायदा, ओवरऑल फायदा। तो वेटेड एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर है, इनके बीच में ही होएगा, 45 नहीं सॉरी 40, 30 और 50 के बीच में, ठीक है, दैट इज ऑप्शन। सो इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे आपने देख लिया, लेक्चर 5 है। तो अगला लेक्चर लास्ट होएगा अपने वेटेड एवरेज एलिगेशन इस का, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएंगे, आपका दिमाग लगवाएंगे, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, दैट्स ऑल। अगली वीडियो में